कि स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हो चुका है, फ्यूज़न होकर जाइगोट बन गया है। अब ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहले इसमें होता है क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। तो हम समझते हैं कि क्लीवेज ऑफ द जाइगोट क्या होता है। क्लीवेज ऑफ जाइगोट, इसको कुछ हम ऐसे समझते हैं कि हमें पता है कि जो फ्यूज़न हुआ था वो इस्थमस एम्बुला के जंक्शन पे हुआ था। यानी अगर ये हम कह दें कि ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। तो हम नोटिस क्या कर रहे थे कि जो फ्यूज़न हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन बना यहाँ पर। ये है जाइगोट। अब ये जाइगोट 24 घंटे के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहेंगे ए। फिर ये 24 घंटे के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा बी, और ये फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगा सी 7 दिन के अंदर। यानी 7 से 10 दिन लगता है, हम ऑन एन एवरेज ले रहे हैं कि 7वें दिन पे लगभग ये सी स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर है क्या, बना क्या था? एक डिप्लॉयड जाइगोट। ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है? स्ट्रक्चर नंबर दिस वन। इसके ऊपर जोना पैलिसिडा, कोरोना रेडियाटा और क्या कहते हाइलोरेनिक एसिड, ये सारी चीज़ें जैसी थी वैसे ही रहेंगी। इसका अनइक्वल डिवीज़न होता है। एक सेल थोड़ी छोटी होती है, एक सेल थोड़ी बड़ी होती है, और जो मेम्ब्रेन्स हैं वो वैसे ही रहेंगी। फिर इसका डिवीज़न होगा 3 सेल स्टेज के लिए। तो ये हो गई हमारी 3 सेल स्टेज। हर सेल को हम लोग नाम यहाँ देंगे ब्लास्टोमियर। जो सेल्स हैं उनका नाम दिया जाएगा ब्लास्टोमियर। अब ब्लास्टोमियर फर्दर डिवाइड होगा और डिवीज़न इस तरीके से चलता रहेगा। ये हमेशा एक चीज़ हो गया कि पहले बड़ी वाली सेल डिवाइड होती है, फिर छोटी वाली। अब ये 2 से बन जाएगा 4। अब ऐसे ही करके 4 से 8, 8 से 16। तो अब जब ये 16 बनेगा तो कुछ हम ऐसे लेके चलें, 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 सेल का जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे मोरुला। ये क्या है? मोरुला सी स्ट्रक्चर। जो हमारा सी स्ट्रक्चर है, जो मैंने कहा 7वें दिन तक लगभग पहुंचता है, वो हो गया हमारा मोरुला। मोरुला कॉम्पैक्शन में जाता है। कॉम्पैक्शन में होता क्या है कि जो छोटी सेल्स होती हैं वो पेरीफेरी पे आ जाती हैं, और जो बड़ी सेल्स होती हैं वो सेंटर्स में आ जाती हैं। तो ये हमारा हुआ पहला, जिसमें हमने कहा पढ़े क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। एक चीज़ यहाँ नोटिस करिएगा, ये 7 दिन ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली पूरा यहाँ तक इम्प्लांटेशन होने तक 7 दिन लग जाता है या 10 दिन लग जाता है। तो ये 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा हम और जोड़ सकते हैं, तो 3 से 7 दिन ले सकते हैं, क्योंकि 10वें दिन तक हमें कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन देखना होता है। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम लोग पढ़े क्या? फॉर्मेशन ऑफ द मोरुला। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। हमने क्लीवेज में पढ़ा कि कैसे मोरुला बनता है, अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लास्टुला कैसे बनता है। थोड़ा सा पहले जो सबसे इसके पहले का स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाए थे उसको हम थोड़ा सा बना के देखते हैं कि हमने बनाया क्या था। मैंने कहा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें
छोटी सेल्स जो हैं वो पेरीफेरी पोजीशन पे हैं और बड़ी सेल्स जो हैं वो सेंटर्स को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो जो छोटी सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोमियर, और जो बड़ी सेल्स हैं उनको कहते हैं मैक्रोमियर, और सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर। अब ये जो लास्ट स्ट्रक्चर हमने देखा था कि मॉड्यूला कॉम्पैक्शन में जाता है तब इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। अब ये मॉड्यूला धीरे धीरे एंडोमेट्रियम वॉल की तरफ बढ़ेगा और इसके अंदर एनलार्जमेंट होगा। ये मान लेते हैं कि एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की वॉल है। अब इसका एनलार्जमेंट होगा, क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम यहाँ से इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा, और जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये शेप में पहले से बड़ा हो जाएगा। पेरीफेरी पे कुछ सेल्स पाई जाएंगी, जो पेरीफेरी की सेल्स होंगी। उसके बाद सपोज कर लेते हैं कि ये एंडोमेट्रियम है, तो पेरीफेरी की वॉल को हम लोग नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये जो माइक्रोमियर और मैक्रोमियर था वो एक साइड, एक तरफ जाके एग्रीगेट हो जाएगा। एक साइड जाके एग्रीगेट हो जाएगा, और जिधर की ओर एग्रीगेट होगा उसको हम लोग नाम देंगे एम्ब्रियोनल नॉब। ये क्या है? एम्ब्रियोनल नॉब। ये जो न्यूट्रिशन मिलता है उस न्यूट्रिशन की वजह से एक कैविटी बनती है। इस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसील। ये कैविटी है। अब मैंने बताया ये जो चीज़ें हैं इनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल, जैसे ये वाली, जो एंडोमेट्रियम से अटैच हो या एंडोमेट्रियम के साइड हो, उसको हम लोग नाम देते हैं रॉबर्ट्स सेल। जो इसमें एंडोमेट्रियम की तरफ होगी उसी को हम क्या कहेंगे? रॉबर्ट्स सेल्स कहेंगे। और न्यूट्रिटिव मीडियम जो है वो एंडोमेट्रियम की ओर बढ़ता रहेगा लगातार। तो मैंने देखा कि माइक्रोमियर मैक्रोमियर एक तरफ अरेंज हो गया, जो कि एम्ब्रियोनल नॉब बना दिया, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया, ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट में कुछ सेल्स जो होंगे उनका नाम क्या हो जाएगा? रॉबर्ट्स सेल्स। और ये जो बना स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहेंगे ब्लास्टुला। और ये जो पूरा पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? बी पोर्शन पढ़े हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला। ये है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम में पूरी तरीके से क्या होगा? इम्प्लांट होगा। देखा कि फॉर्मेशन ऑफ द मॉड्यूला कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला कैसे। अब ये ब्लास्टुला क्या होगा? एंडोमेट्रियम के अंदर जाके इम्प्लांटेट होगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक पढ़ना है सी, दैट विल बी इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन अगर हमसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो रहा है ब्लास्टुला का किसके साथ? एंडोमेट्रियम वॉल के साथ। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला विथ एंडोमेट्रियम वॉल। अब इसमें जो फिनोमेना सबसे स्टार्टिंग में होगा वो क्या होगा? सबसे पहले स्वेलिंग आएगी इन एंडोमेट्रियम। सबसे पहला फिनोमेना इम्प्लांटेशन का वो होता है जिसमें एंडोमेट्रियम के अंदर स्वेलिंग आती है।
उसके बाद DCR रिएक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं डेसिडुअल चेन रिएक्शन या डेसिडुअल सेल रिएक्शन। डेसिडुअल सेल रिएक्शन। डेसिडुअल सेल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम ये मान लें कि ये एंडोमेट्रियम की वॉल है और ये गैस्ट्रुला यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट। तो ये फाइब्रोब्लास्ट तब तक हैं जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ था। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोजन फिल सेल। यानी DCR में जो पहली चीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन फिल सेल। फाइब्रोब्लास्ट कन्वर्ट, ये DCR का पहला मैकेनिज्म है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो ग्लाइकोजन फिल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम गेट डिस्टर्ब। ये एंडोमेट्रियम कहीं जहाँ से रैप्चर हो जाएगी, एंडोमेट्रियम गेट डिस्टर्ब्ड। और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो धीरे धीरे जनरेट होगा, जो रॉबर सेल थी, और उसमें से क्रोनिक विलाई यानी एम्ब्रियो में से क्रोनिक विलाई का फॉर्मेशन होगा जो कि मैटरनल ब्लड तक रीच करेगा। क्रोनिक विलाई विल रीच टू मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड तक क्रोनिक विलाई पहुंचेगा। ये इम्प्लांटेशन हुआ। अब जाके ये गैस्ट्रुला जो है वो इसके अंदर जाके क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो पहला जो प्रोसेस पड़े, मोरूला बनना कैसे बनेगा वो सीखे, फिर ब्लास्टुला कैसे बनेगा वो सीखे। अब ये ब्लास्टुला जाके कैसे इम्प्लांट होता है वही हम यहाँ पर सीखें। ये इम्प्लांटेशन हो गया ब्लास्टुला, जहाँ फाइब्रो, ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। DCR डेसिडुअल सेल रिएक्शन, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट जो होता है ग्लाइकोजन फिल सेल में, एंडोमेट्रियम डिस्टर्ब होता है, और क्रोनिक विलाई जो होता है वो मैटरनल ब्लड तक रीच कर जाती है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये टोटल पूरा मिला जुला के हम लोग ने क्या पढ़ा, इम्प्लांटेशन कैसे होता है। अब क्या होने वाला है, अब इसमें लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। जो 3 जम्स लेयर होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी गैस्ट्रुलेशन। यानी अगर हमसे कोई पूछे गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, हम साफ कहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर। जो लेयर का फॉर्मेशन है वो कैसे होने वाला है इम्प्लांटेशन के बाद, अब हम उसी को पढ़ते हैं। समझते हैं कि किस लेयर से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फेट ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, यानी किस लेयर से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किस महीने में किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंडोडर्म की, तो गट, एंडोडर्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गट। लेकिन गट पूरा कंप्लीट गट नहीं, सिर्फ फेरिंक्स से लेके कोलन तक, यानी हम लोग कह सकते हैं मिडिल गट, यानी मिडिल वाला जो पोर्शन है वो एंडोडर्म का बना है। सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, टंग, यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लिवर, पैंक्रियास, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, मिडिल लेयर ऑफ द ईयर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, ये मेन पार्ट जो कि एंडोडर्म से बना होता है। फिर आते हैं हम बात मेसोडर्म से। मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे हमारा ब्लड हो गया या बोन हो गया। डर्मिस ऑफ द स्किन की 2 लेयर होती है, एक बाहर की एपिडर्मिस, अंदर की डर्मिस। तो अंदर वाली जो होती है वो मेसोडर्म की बनी होती है। स्केलेटन यानी बोन एंड कार्टिलेज पूरे। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सारे ब्लड वेसल्स वगैरह। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एड्रिनल सिस्टम, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जितना होता है सब किसका बना होता है, मेसोडर्मल लेयर का बना होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्टोडर्म में गट। यहाँ पर फेरिंक्स टू कोलन मिडिल
मिडिल था, यहाँ पहले और लास्ट यानी फोर और हाइंड गट। एपिडर्मिस, यहाँ डर्मिस बनता है, तो एक्टोडर्मिस से क्या बनता है, एपिडर्मिस। इनर ईयर, आई, नेजल चैम्बर, एड्रिनल मेडुला, मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। तो यहाँ मिडिल है और पोस्टीरियर यहाँ पर एंटीरियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लेयर से क्या फॉर्मेशन होता है। अगली चीज़, पहले महीने में फीटस का हार्ट बनता है, जिससे डॉक्टर जो होते हैं स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं कि फिटस डेवलप किस तरीके से कर रहा है। इन सबसे पहले बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है फिटस का, वो होता है हार्ट, वो पहले महीने में बन जाता है। सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट यानी उंगलियां और हाथ पैर दिखाई देते हैं। तीसरे महीने में जो मेजर ऑर्गन है जैसे किडनी, लंग्स, उसका फॉर्मेशन होता है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन थर्ड मंथ में हो जाता है। फिर फिफ्थ मंथ में जब आते हैं तो बच्चा मूवमेंट करने लगता है, उसके सर पे बाल आ जाते हैं। सिक्स्थ मंथ में यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में शरीर पे थोड़े थोड़े हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड्स आ जाती हैं और आईलैश कायदे से दिखने लगते हैं। तो ये था कि किस लेयर से क्या बनता है और किस मंथ में क्या बनता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर।